नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भारत का प्रधानमंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये जो टॉपिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके बीच, साथ ही मैंने फर्स्ट ग्रेड में इतिहास सब्जेक्ट को भी आपके अपने चैनल पर मैंने मेरे टॉपिक्स डाल दिए हैं। आप ज़रूर उसे समझें व देखें, बार बार रिवीजन करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस नोट्स को आप ज़रूर डाउनलोड करें। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड में एसएसटी सोशल साइंस से भी आपको इस चैनल पर तैयारी हो रही है। साथ ही भारतीय संविधान जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रीट के लिए विशेष तथा सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। भारत का प्रधानमंत्री, तो अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। कैसा लगा ये टॉपिक आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें मेरे को। तो शुरू करें हमारा ये आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री, एक मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे आज। मुख्य बात, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसीलिए यहाँ जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती हैं वो वास्तविक कार्यपालिका होती हैं। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात, वास्तविक कार्यपालिका है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में प्रधानमंत्री एवं उसकी जो मंत्रिपरिषद होती हैं उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। 74 में कहा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। राष्ट्रपति के बारे में 53 में कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो, इसके बारे में 74 में ये उसे पाबंद कर दिया गया है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो 74 हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। इसके बारे में 74 अनुच्छेद 75 में आप ज़रूर देखिए, अनुच्छेद 75 में कहा गया है। तो ये देखिए 75(1), 75(2). 1 में तो नियुक्ति होगी, शपथ होगा। 2 में, 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व है, कार्यकाल अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो देखें हम 75 फर्स्ट में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है 75 फर्स्ट में। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो वास्तविक कार्यपालिका यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही हैं। 75(2) में हम देखें तो शपथ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान दें। 75(3) बहुत महत्वपूर्ण, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में 75(3) में कहा गया है, भारत में यदि लोकसभा में भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ता है। इसीलिए संसदीय प्रणाली के में कहा गया है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कि मंत्री जो है वो साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बना है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं? तो अनुच्छेद 75 थर्ड में। 75(4) में कार्यकाल है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपने पद पर लोकसभा में विश्वास मत रहने तक ही बना रहेगा। बिल्कुल सही है। 75(5) में देखें, प्रधानमंत्री और मंत्री कोई भी व्यक्ति बिना संसद के
किसी भी सदन का सदस्य रहते हुए बन सकता है, लेकिन उसको शपथ लेने के 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य का कर्तव्य क्या क्या है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कर्तव्य के बारे में हम देखें तो पीएम जो है वो मंत्रियों को नियुक्त करने में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ध्यान रखें आप, तो पीएम मंत्रियों को नियुक्त करने में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। पीएम किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और मंत्री त्यागपत्र न दे तो वह उसे बर्खास्त करने की भी सिफारिश कर सकता है। तो ये पीएम का पावर आप देख सकते हो। पीएम को सम्मानों में प्रथम कहा गया है, बिल्कुल सही है। पीएम के बारे में देखें तो पीएम राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में पुल कड़ी का कार्य करता है। तो ये पीएम है जो मंत्री भी हैं और राष्ट्रपति के बीच में क्या है, पुल का कार्य करता है। पीएम लोकसभा यानी जो निम्न सदन होता है उसका नेता होता है, बिल्कुल सही है। वह देश का नीति निर्माता होता है, वह देश की विदेश नीति का भी निर्णायक होता है। वह योजना आयोग जो वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है, और नीति आयोग की स्थापना जो हुई है 1 जनवरी 2015 को, आप ज़रूर समझें। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में। तो वह नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद जो एक संस्था हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है। योजना आयोग यानी ये नीति आयोग है, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो गैर संवैधानिक संस्था है। याद रखें, ये दोनों गैर संवैधानिक संस्था, मतलब संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। क्रमशः इसकी स्थापना यानी देखें, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारे प्रधानमंत्री ने, जो पिछली बार चुन के आए थे और अब भी वही हैं हमारे। राष्ट्रीय परिषद के बारे में देखें, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई है, तो 6 अगस्त 1950। ये दोनों गैर संवैधानिक संस्था हैं, आप ज़रूर समझें। तो ये सभी क्वेश्चन बने हैं। और एक है अंतर्राज्यीय परिषद, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख आर्टिकल 263 में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें। आगे देखिए, भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम सुना होगा आपने, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके बारे में मैं बताऊं आपको, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं यह, सर्वाधिक समय तक रहे प्रधानमंत्री यह, पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ था, और भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी रहे हैं। और देखे कार्यकाल 1947 से 1964, लगभग 17 वर्ष तक ये रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने लाया हूँ मैं। देखें, हम स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, और उस समय विश्व जो था वो 2 गुटों में बटा हुआ था। एक तो था पूंजीवादी गुट और एक था समाजवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा था, जबकि समाजवादी जो गुट था उसका नेतृत्व सोवियत संघ यानी रूस कर रहा था। भारत के सामने भी दोनों की गुटों में शामिल होने के अवसर थे, लेकिन विश्व के नव स्वतंत्र उस समय जो राष्ट्र थे उसके राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें मिस्र के तो नासिर, युगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो ने मिलकर, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया है, गुट निरपेक्ष नीति, असंलग्नता की नीति NAM का गठन किया। और इसके तहत सभी नव स्वतंत्र राष्ट्र दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गुट निरपेक्ष शब्द सर्वप्रथम जो है जॉर्ज लिस्का प्रथम व नेहरू द्वितीय ने नाम दिया है इसका। 1955 में हम देखें इसका
आयोजित जो बांडुंग सम्मेलन में इस पर गुटनिरपेक्ष विचार विमर्श हुआ था। और इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था। 1961 में गुटनिरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था और उस समय इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थी वही अध्यक्ष बनी थी। 1984 की बात है। ये 2012 में सितंबर 2012 में तेहरान ईरान में हुआ था, ये ध्यान रखें। 16वां शिखर सम्मेलन था। और नेहरू की दूसरी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी, पंचशील समझौता किया था उन्होंने। पंचशील समझौता किस किस देश के बीच में हुआ है, बार बार क्वेश्चन बना है। भारत और चीन के बीच में कब हुआ, तो 19 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील को आचरण के 5 सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों देशों के बीच में हुआ था। ये क्या था? परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, समानता पर आधारित पारस्परिक हित और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बारे में ये मुख्य बात थी। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। नेहरू जम्मू कश्मीर जो मामला था उसको यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य किया था उन्होंने, हम कह सकते हैं, जो आज तक उस पर हम गौर कर रहे हैं। नेहरू की मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, ये ध्यान रखें। सेकंड हम प्रधानमंत्री देखें तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 2 वर्ष के लिए बने थे। ये शास्त्री जी 1966 में ताशकंद जो पाकिस्तान में समझौते के लिए गए थे, यह समझौता पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान की ओर से तो अयूब खा आए थे, जबकि समझौते पर हस्ताक्षर पर उनको हृदय में घात हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी। ये बात यहाँ पर निकल कर आई थी। उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। अब देखें तो उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा बने थे। शास्त्री की मृत्यु के बाद में वापस प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे हम देखें तो इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की बनी थी। इंदिरा गांधी 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और ये बहुत महत्वपूर्ण बात। देखें उसके बाद में मोरारजी देसाई बने थे 1977 से 1979 तक भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये मोरारजी देसाई। और उन्हीं के समय में 1978 में उपाधियों का अंत किया था, लेकिन वापस इंदिरा गांधी ने उसको शुरू कर दिया था। चौधरी चरण सिंह जो 1979 से 81 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। चौधरी चरण सिंह। वापस इंदिरा गांधी आई थी 1980 से 1984 में पद पर रहते हुए उनकी हत्या हुई थी। उनके बेटे फिर आए थे राजीव गांधी 1984 से 89 तक 5 वर्ष तक सर्वाधिक लोकसभा सीटें उनको मिली थी। किस कारण मिली थी? तो ये हत्या के कारण पुत्र को मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे देखें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम सुना होगा, वो हमारे 1989 से 1990 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी। वह ओबीसी को 27% आरक्षण इनके समय में ही मिला था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। चंद्रशेखर देखें 1990 से 1991 में बने। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो 1991 से 96 तक बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रहे हैं। 1996 में केवल 13 दिन के लिए ये बने थे। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद में एच.वी. देवगौड़ा बने थे 1996 से 97 1 वर्ष के लिए। इंद्र कुमार गुजराल भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 97-98 में। और अटल बिहारी वाजपेयी वापस आए और 1998-99 में फिर 13 महीने के बाद में फिर एक बार सरकार गिरी थी। एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आए थे 1999 से 2004 5 वर्ष तक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था उन्होंने। उस समय सरदार मनमोहन सिंह 2004 से 2014 10 वर्ष तक
हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में, यानी वर्तमान उस समय की बात है ये, तो वह असम के राज्यसभा सदस्य भी रहे थे, ये भी ध्यान रखें आप। और मनमोहन सिंह जी के अलावा इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य रहे, ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। उसके बाद में वर्तमान में 2014 में भी हम देखें तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। 2019 में फिर जीत के आए हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यह जन्म उनका 1950 में हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बात। और ये थोड़ा उनका डिटेल आप ज़रूर देखें। ये हमारे प्रधानमंत्री जो आज हमारे विश्व में हमारा जो वर्चस्व बढ़ा है भारत का, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की मेहनत से आज हम कोरोना काल में भी आराम से घर पर बैठे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मेहनत, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी ये नरेंद्र जी मोदी के बारे में हम देखें। भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। यह कार्यालय ग्रहण उन्होंने जो किया वो 26 मई 2014 को फर्स्ट किया था। राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी थे। रामनाथ कोविंद जो थे वो अभी हैं वर्तमान में। और सांसद लोकसभा देखें तो ये मुख्य बातें, चुनाव क्षेत्र उनका वाराणसी से वो सांसद हैं लोकसभा के। गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने थे। तो ये देखिए आप, 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक लगभग 3 बार मुख्यमंत्री कंटिन्यू बने थे वो। उसके बाद में प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री हमारे भारत के अभी बन गए हैं। अब देखो आगे क्या होता है, और वही बनने चाहिए। जन्म उनका लिखें आप 17 सितंबर 1950 को, आयु 71 वर्ष की हो गई है। वडनगर गुजरात भारत में उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय यानी उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राष्ट्रीयता भारतीय हैं और राजनीतिक उनका दल भारतीय जनता पार्टी। और ये देखिए उनकी जीवन संगिनी का नाम जसोदाबेन चिमनलाल। और शैक्षणिक देखें, दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया, गुजरात विश्वविद्यालय में। धर्म इनका हिंदू हैं, ये हस्ताक्षर उनके। तो ये वाराणसी यूपी से लोकसभा सांसद हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने हैं। 1950 में उनका जन्म हुआ है। इससे पहले वह 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के। तो ये हमारे प्रधानमंत्री देख सकते हो आप। और एक ये भारत का प्रधानमंत्री मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद में छोटा सा एक टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी समय समय पर राजनीतिक एकता के लिए उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। कुछ समय बाद मोरारजी देसाई को भी बनाया गया था। चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान को बनाया गया था। चौधरी देवीलाल को भी बनाया गया था। और अंतिम समय में लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि ये कोई व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये मुख्य आपके आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।